हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बिहार बोर्ड कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 3 को देखेंगे। अध्याय नंबर 3 में हमें पढ़ना है दिल्ली के बारे में, जो कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच, यानी 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हमें दिल्ली के बारे में पढ़ना है। तो हम सीधे चलते हैं इसके अध्याय पर। हमने पहले या जो अध्याय 2 हैं उनमें देखा है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहल तोमर राजवंश के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों, जिसे चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ दिल्ली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिससे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। मानचित्र 1 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। तो इस चित्र में इनके बारे में दिया गया है, शहरों के बारे में। जिस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, कोहना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। इसमें दिया हुआ है दिल्ली, कोहना, जहाँपनाह और सीरी। दिल्ली, कोहना, जहाँपनाह और सीरी। यहाँ तालिका दिया हुआ है। तालिका नंबर 1 दिल्ली के शासक, यानी 12वीं से लेकर 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के प्रमुख वंशों एवं शासकों के तालिका दिए हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। ऊपर में राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में तोमर वंश में अनंतपाल
जो कि 1130 से 1145 तक उनका शासनकाल रहा। चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान का यानी 1165 से 1192 तक, जिनमें पृथ्वीराज 1175 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 के बीच। इसमें तुर्की शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320। इसके जो प्रमुख जो शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। तुगलक वंश, इसमें गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। सैयद वंश, खिज्र खान 1414 से 1421 तक। इसका टोटल जो वंश 1414 से 1451 तक रहा। लोधी वंश 1451 से लेकर 1516 तक, जिनके प्रमुख जो शासक वह बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। इसे आप याद रखेंगे, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः इसे याद कर लें। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो मुसलमानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है? न्याय चक्र, देखना है कि न्याय चक्र क्या है। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर ने लिखा था। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिकों के वेतन बिना सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासक को बढ़ावा दे। जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, यानी जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार होता है। यानी उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन
व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत से मिलता है। लिंग भेद। लिंग भेद स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। एक, तवारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। दो, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। तीन, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता था, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के बीच के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिदिद्दा यानी 980 से लेकर 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? तो अभी तक हम दिल्ली के कुछ शासकों के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। आगे यानी
आगे के इतिहास के लिए या इस अध्ययन इस अध्याय के जो शेष जो अनुच्छेद है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यानी खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र, चूँकि अब इससे अधिक इसमें इस वीडियो में शामिल करने पर यह वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे के अनुच्छेद को देखने के लिए, आगे के पैराग्राफ को देखने के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।